दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है और जबरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 में शामिल हो चुका है। तो जम के करोड़ों शेयर की खरीदारी हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि अब यहाँ पे अदानी ग्रुप भी फुल फॉर्म में खेल रहे। उन्होंने कल अपना बयान दिया एनसीएलटी में, जिसमें जम के उन्होंने ये बात क्लियर कर ली कि वो मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है और उन्होंने बताया कि इस पूरे गलत ग्राउंड पे खेल रहे हैं वेदांता और उसमें उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो पूरी अपडेट क्या उसको जानेंगे, किस तरह से आने वाले समय अदानी पावर का पूरा कंट्रोल होगा जेपी पावर पे, उसको जानेंगे। और अब क्वार्टर 4 आने वाला है, क्या उम्मीद कर सकते हैं क्वार्टर 4 से, वो भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 19.60 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 3.21% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो 18.99 पर क्लोजिंग थी कल की और आज 18.96 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, यानी हल्की सी आप देखें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और 92 का इसने लो बनाया। वहाँ से जो जम के खरीदारी शुरू हुई, किसी बड़े फंड हाउस ने जो करोड़ों शेयर की खरीदारी की, जिसके दम पे ये स्टॉक 20.23 को क्रॉस कर गया, यानी 20 को क्रॉस कर गया। तो 12.52 का बना हुआ इसका 52 वीक का लो और हाई है 27.70 का। स्टॉक 20 को क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब यह है कि स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा करंट दिखाई दे रहा है, आने वाले समय यहाँ से बेहतर कर सकता है। यहाँ पे वॉल्यूम ज़बरदस्त बड़ा है स्टॉक के अंदर। देखिए, पिछले 1 महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। अब 1 वीक पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल इसका वॉल्यूम काफ़ी कम था, आप देखिए 8 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। लेकिन आज आप देखिए सुबह 11 बजे के आसपास ही 10 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है और वॉल्यूम का नतीजा ये कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में देख सकते हो कि नंबर 2 पे आ गया है जेपी पावर। काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है, करोड़ों शेयर की यहाँ पे डील हो रही है और इस स्टॉक के अंदर वो पोटेंशियल दिख रहा है क्योंकि जल्द ही फाइनल बिडर घोषित हो जाएंगे अदानी ग्रुप और इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि अदानी पावर का हिस्सा बन सकता है जेपी पावर। और अदानी पावर इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऐसे में लोगों को लगता है कि जेपी पावर का उसमें मर्जर होना भी इसके लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो ये देख सकते हो कि अभी वार पलटवार चल रहा है। तो अनिल अग्रवाल की अर्जी पर अदानी पावर की तरफ से ज़बरदस्त पलटवार हुआ है और पूरे प्रोसेस पे सवाल उठाने का उन्होंने कहा है। ये कल की जो सुनवाई उसमें निकल कर आया है। तो जेपी एसोसिएट के जो अधिग्रहण के मामले में गौतम अदानी समूह ने अपना पक्ष एनसीएलटी के सामने रखा। इसके साथ ही वेदांता के उस प्रपोजल पर भी सवाल खड़े किए गए जिसके जरिए जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण की योजना बनाई जा रही थी। अदानी समूह की कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस ने एनसीएलटी से कहा है कि जेपी एसोसिएट के समाधान पेशेवर द्वारा बोलीदाताओं से कुछ खास पहलुओं पर जानकारी मांगने को अनियमितता नहीं माना जा सकता। इसे चुनौती देना करदाताओं के व्यावसायिक निर्णय की न्यायिक समीक्षा की एक तरह से ये अनुमति देना जैसा है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो कर्जदाता है, जिन्होंने कर्ज दिया हुआ है कंपनी को और उनको रिकवरी करनी है, वसूल करना है, उनका हक होता है कि वो बोली किसको दे। बोली के अंदर सारे पहलू देखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ी बोली है तो उसको बोली दे दी जाए। उसके पीछे के मंशा को भी देखना होता है, किस तरह से पेमेंट मिलेगा वो भी देखना होता है। तो इस पूरे मामले को लेकर जो इस समय एनसीएलटी में प्रक्रिया चल रही है, उसमें विजेता घोषित अदानी इंटरप्राइजेस की तरफ से जो वरिष्ठ वकील है रितिन रॉय ने दलील दी कि जिस मूल्यांकन मानदंड को वेदांता लिमिटेड ने चुनौती दी है, उसे प्रक्रिया की शुरुआत से ही सभी पक्षों के साथ साझा किया गया था। सभी बोलीदाताओं ने इसे स्वीकार किया था। यानी जिस मामले को लेकर वो चैलेंज कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सारी बातें सब बोलीदाताओं के सामने थी। जो मूल्यांकन का मानदंड है वो पहले ही सभी बोलीदाताओं को बता दिया गया था, इसमें कुछ छुपाया हुआ नहीं था। तो अदानी के वकील राय ने एनसीएलटी की सुनवाई के दौरान कहा कि चुनौती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वेदांता द्वारा दिया गया संशोधित प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लिया जाता तो पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती थी। एक बार बोली फाइनल होने के बाद उसको बदला नहीं जा सकता। अब न्यायमूर्ति अशोक भूषण और जो सदस्य तकनीक
अरुण जो वरुण मित्रा है उनकी पीठ जो है आज बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई कर रही है। तो आगे आप देख सकते हो कि इस दौरान जो समाधान पेशेवर सीओसी और अदानी एंटरप्राइजेस की दलीलों का वेदांता की तरफ से जवाब दिया जाएगा। तो अभी वेदांता को फिर से मौका दिया जाएगा, लेकिन अदानी ने भी जम के यहाँ पे अपनी तरफ से दलीलें रखी और उनका कहना है कि हर नियम को सामने रखकर काम किया गया, किसी प्रकार के नियमों को ताक पे नहीं रखा गया, कोई गलत नहीं काम किया गया इस पूरी प्रक्रिया के अंदर। तो यहाँ पे कर्जदाताओं की समिति जो सीओसी ने कुछ अस्पष्टताओं की पहचान कर समाधान पेशेवर को सभी आवेदकों से स्पष्टीकरण लेने को कहा था, जिसके बाद 5 नवंबर को सभी से ईमेल के जरिए जवाब मांगा गया था। राय ने कहा कि जेपी एसोसिएट के लिए नियुक्त समाधान पेशेवर ने कोई स्वतंत्र या एक तरफा फैसला नहीं लिया, बल्कि केवल सीओसी के निर्देशों को सूचित करने का काम किया। इस तरह के आचरण से किसी भी तरह की कोई महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं मानी जा सकती, यानी जो भी किया नियमों के तहत किया, कोई गलत इसमें नहीं किया। वेदांता की तरफ से रखी गई दलीलों में कहा गया था कि उसका प्रस्ताव कुल मूल्य से लगभग 3,400 करोड़ रुपए और नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी के आधार पर 500 करोड़ रुपए अधिक है, यानी उनकी बोली ज़्यादा है। हालांकि राय ने कहा कि केवल एनपीवी के मामले में सबसे अधिक होना बोली विजेता बनने की गारंटी नहीं देता। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बोली प्रक्रिया में जानकारी लीक होने की आशंका जताते हुए कहा था कि वेदांता ने 8 नवंबर 2025 को चुनौती प्रक्रिया समाप्त होने के बाद संशोधित प्रस्ताव दिया था, जो बिल्कुल गलत था। एक बार बोली प्रक्रिया पूरी हुई उसके बाद में नया प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता। तो कुल मिला के एनसीएलटी में सुनवाई चल रही है, लेकिन फैसला बिल्कुल अदानी के हक में आएगा, ऐसा बिल्कुल क्लियर है। और अदानी ने भी कह दिया है कि वो अलग अलग एसेट के हिसाब से कंपनियों का जो बिजनेस है उसको बांट सकती है। तो जेपी पावर का जो बिजनेस होगा वो अदानी पावर में आने वाले में मर्ज हो सकता है। इससे जेपी पावर का नसीब खुल सकता है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इसमें 24% की हिस्सेदारी डायरेक्ट मिलने वाली है अदानी को जेपी एसोसिएट के माध्यम से जेपी पावर के अंदर, और बाकी की हिस्सेदारी भी वो खरीद सकते हैं, क्योंकि जो उसके लैंडर्स है जिन्होंने कर्ज दिया हुआ है आईसीआईसी बैंक और दूसरी बैंक, वो भी अपना जो होल्डिंग है बेचना चाहते हैं और वो करीब 25% के आसपास। इसका मतलब ये है कि सीधी 49% की हिस्सेदारी अदानी के पास आ सकती है जेपी पावर की। एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी उनको मिल सकती है, जिससे उनका जो अदानी पावर का पोर्टफोलियो और तेजी से बढ़ सकता है। तो आने वाला जो समय वो काफ़ी शानदार हो सकता है जेपी पावर के लिए। अब यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है मार्च महीने में। देखिए 32 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर ली है, काफ़ी सारा उनका निवेश हुआ है। सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने एग्जिट लिया है, तो ये आंकड़ा काफ़ी कम है। सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड निकल रहे बेच के, सामने 32 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने एंट्री कर ली है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। अब रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। अगर हम बात करें कंपनी के रिवेन्यू की, तो सितंबर में 1479 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर में कम होकर 1211 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी का रिवेन्यू गिरा है पिछले क्वार्टर में। एक्सपेंसेस की बात करें तो 968 करोड़ के आसपास है सितंबर में, जो देखिए दिसंबर में 982 करोड़ के आसपास आ गया। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी के लिए दोहरी मार पड़ी। एक तरफ तो रिवेन्यू घटा और खर्च बढ़ गया, जिससे प्रॉफिट में उसका असर देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 471 करोड़ के आसपास था सितंबर क्वार्टर में, जबकि दिसंबर क्वार्टर में ये घट के 174 करोड़ के आसपास आ गया, यानी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। अदर इनकम 40 करोड़ के आसपास थी सितंबर में, दिसंबर में 56 करोड़ के आसपास थी। अब अगर हम बात करें कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 292 करोड़ का बताया था सितंबर क्वार्टर में, जबकि दिसंबर में घट के 19 करोड़ के आसपास आ गया। और नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर की बात करें तो ये 182 करोड़ के आसपास था, जबकि दिसंबर मात्र 4 करोड़ का ही प्रॉफिट रह गया। तो ये प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया सिंगल डिजिट में, और वो भी 4 करोड़ के आसपास। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कंपनी लॉस बताए। उम्मीद है इस बार ऐसा नहीं होगा, तो फिर एक पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल कंपनी का कामकाज अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।